जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण की निरंतर आपकी विस्तृत जो कक्षाएं हैं वो चल रही हैं। उसी में एक हमारा जो अगला पार्ट है वो क्या है, भ्रमण या फिर यात्रा। ठीक है, आपके सिलेबस में जो है यात्रा या यात्रा से संबंधित जो साधन है उससे संबंधित एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अनुसार है। तो बहुत सारे वीडियो, लगभग आधे से ज़्यादा जो आपका सिलेबस है पर्यावरण का वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लोग देखें। और दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। हमारे बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं जहां पर मैं पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्रेषित करता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी लोगों को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, IAS स्टडी ट्रिक, STUDY स्टडी TRICK। ठीक है, स्टडी ट्रिक आप सर्च करेंगे और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, वर्ग 3 से संबंधित संपूर्ण कोर्स आपको करवाया जा रहा है। CTET में भी ये पूछे जाते हैं। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की एक कक्षा। तो दोस्तों, आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमने देखते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही भ्रमणशील है। बिल्कुल भ्रमणशील, उसे नवीनता प्रिय है, अतः वह हर नए स्थान तक पहुंचना और हर नई वस्तु को देखना चाहता है। सभी को पता है, आप जानते हैं, आप खुद भ्रमणशील हैं और नई नई चीजों को सभी लोग देखना चाहते हैं। उसकी यह जिज्ञासु प्रवृत्ति उसकी प्रकृति का मूल कारण है, प्रगति का मूल कारण है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है, क्यों, तो आपका उत्तर होगा जिज्ञासा के समाधान हेतु। ठीक है, नई नई वस्तुओं को जानने हेतु। तो आपको पता है कि जो व्यक्ति है वो जन्म से ही जिज्ञासु होता है। भ्रमण करने की इस प्रक्रिया को देशाटन, पर्यटन कहते हैं। ठीक है, भ्रमण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, देशाटन या फिर पर्यटन कहते हैं। घूमने फिरने के इस शौक को पूरा करने प्राचीन काल में सुगम नहीं था। बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़ा अथवा खच्चर जैसे यातायात के जो है बहुत धीमी गति से गंतव्य स्थल तक पहुंचते थे। इन पर यात्रा करना कष्टप्रद भी था। जंगलों, नदियों, पहाड़ों को पार कर दूर दराज स्थानों पर पहुंचना जोखिम का काम था। सर्दी, गर्मी और बरसात के महीनों में यात्रा करना दुस्साध्य था। रास्ते में जंगली जानवर और लुटेरे डाकुओं का खतरा सदैव बना रहता था। परंतु इतिहास साक्षी है कि परिस्थितियों में भी मैगस्थनीज, हैंसांग आदि यात्रियों ने देश विदेश की सीमाएं लांघकर कठिन यात्राएं की। सभी को पता है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो मैगस्थनीज आया था, इसने जो अपना यात्रा की थी वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तब आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त के, है ना। तो ये सारे जो यात्री हैं इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। आधुनिक काल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव है। नगर में भ्रमण करने के लिए स्वयं वाहनों के अतिरिक्त मोटर, स्कूटर, बसों की सुविधाएं हैं। देश विदेश पर्यटन के लिए रेलगाड़ियां, हवाई जहाज एवं समुद्री जहाज की सुविधाएं हैं। ठीक है, तो पर्यटन का तात्पर्य देश विदेश में परिभ्रमण है। मनोरंजन, अध्ययन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, स्वास्थ्य लाभ अथवा अन्य व्यक्तिगत कारण पर्यटन के मूल में होते। अब आपसे पूछा जाएगा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तब आपका उत्तर होगा 27 सितंबर को। ठीक है, आपको याद रख लेना है दोस्तों, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। इस प्रकार से पर्यटन की बात हो रही है तो पर्यटन के बारे में भी हमें याद होनी चाहिए। पर्यटन के माध्यम से हम नई नई जगहों को देखकर ज्ञान वृद्धि करते हैं। नए नए लोगों से मिलकर उनके रहन सहन, खाने पीने के ढंग और उनकी सभ्यता, संस्कृति और भाषा बोलियों का परिचय प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रकृति के नए नए रूपों से अवगत होते हैं। ऐतिहासिक एवं प्राचीन इमारतों एवं किलों की वास्तुकला के विषय में ज्ञान अर्जित करती हैं। इसमें मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के साथ साथ सभी कुछ इसका होता रहता है। ठीक है, एक साथ होते रहते हैं। पर्यटन से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्ति दूसरों की उन्नति और प्रगति से प्रेरित होता है, उसमें नई आशा और नए उत्साह का संचार होता है। आज पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग है। एक देश से दूसरे देश में जाने वाले सैलानी प्रेम, भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। आजकल सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शैक्षिक भ्रमण, आपको पता होगा कि शैक्षिक भ्रमण भी होते हैं। कक्षा एक विद्यालय में जो है बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करवाया जाता है। उनको विभिन्न प्रकार के जो भ्रमण के दौरान अनुभव कराए जाते हैं, क्योंकि शिक्षा में आप देखते हैं कि जब बच्चा किसी भी चीज का जो है प्रत्यक्ष अनुभव करता है तो वो ज्यादा सीखता है।
है ना। तो शैक्षिक भ्रमण एवं देशाटन से वास्तविक तथ्यों का सच्चा ज्ञान होता है, इससे व्यक्ति के अनुभवों में अभिवृद्धि होती है। शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों, पुरातत्वों, स्मारकों और जो है औद्योगिक क्षेत्रों का सूक्ष्म निरीक्षण का वास्तविकता से अवगत होना होता है। छात्र खुले वातावरण में शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से परिभाषित करते हैं। शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से छात्रों में एक अनुभूति जागृत होती है, जिससे वे भारत की विभिन्नताओं जैसे इतिहास, विज्ञान, शिष्टाचार और प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त छात्रों में समूह में रहने की प्रवृत्ति जो है, नायक बनने की क्षमता तथा आत्मविश्वास एवं भाईचारे की भावना प्रबल होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि शैक्षिक भ्रमण से एक बालक के अंतर्गत कौन सी जो है विशेषताएं आती हैं, कौन सी प्रकृति उसके अंतर्गत आती हैं, कौन सी प्रवृत्तियां आती हैं। तब आपके विकल्प हो जाएंगे शिष्टाचार की प्रकृति, है ना, और जो है आत्मिक अनुभव की प्रकृति, ठीक है, और अनुभव के द्वारा सीखने की, इस प्रकार से नेतृत्व की प्रकृति। ये सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तब आपको पता होनी चाहिए आत्मविश्वास एवं भाईचारे की भावना, ये सारी की सारी जो होती हैं प्रबल होती हैं इससे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक बेकन का कहना है कि युवा वर्ग के लिए भ्रमण शिक्षा का अंग है। आपसे पूछा जाएगा युवा वर्ग के शिक्षा के लिए भ्रमण का जो है अंग है, ये किसने कहा है? तब आपका उत्तर अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक बेकन ने कहा है, बेकन ने। जबकि बड़े लोगों को इससे अनुभव मिलता है। भ्रमण से जो हम सीखते हैं उसे पुस्तकों से सीखना कठिन होता है, क्योंकि सीखने में आंख की भूमिका अन्य ज्ञानेंद्रियों की तुलना में सबसे अधिक होती है। ठीक है, मतलब ये जो है बालक स्वयं अनुभव, अपने खुद के अनुभव द्वारा सीख रहा है, इससे ज्यादा सीखेगा, अपनी प्रकृति के अनुसार सीखा है। मतलब जो भ्रमण से, पुस्तकों से सीखने से ज्यादा सीखता है भ्रमण के दौरान। ठीक है। हाँ, भ्रमण का शैक्षिक महत्व क्या है? दृष्टिकोण विस्तृत होता है। भ्रमण से हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है, इससे हमारे विचारों और दृष्टिकोण में उदारता आती है। इससे हमारे मन में मानवता के प्रति सहानुभूति जागृत होती है। विविध प्रकार का अनुभव पाकर हम घटनाओं और वस्तुओं को एक नई दिशा से देखना चाहते, इससे मूल्यों के प्रति हमारा सही दृष्टिकोण विकसित होता है। व्यापार और वाणिज्य की उन्नति, भ्रमण द्वारा हमें व्यापार और वाणिज्य की भी व्यवहारिक जानकारी मिलती है। विश्व के व्यापारिक केंद्रों से हमें इतना ज्ञान प्राप्त होता है जो वाणिज्यिक पुस्तकालय की सभी पुस्तकों तक से प्राप्त नहीं होता। निजी संपर्क से नए व्यापारों का सूत्रपात होता है। इस तरह भ्रमण द्वारा व्यापार को बड़ा दबाव मिलता है। प्रकृति की गोद में, तो भ्रमण से हम प्रकृति की गोद में पहुंचते हैं। विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों में अनेक विद्वान के प्रकृति वर्णन को पढ़कर हम बड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन भ्रमण द्वारा वही सब हमारे सामने साकार होकर मंत्रमुग्ध कर देता है। विशाल पर्वतों के सामने खड़े होने पर अथवा समुद्र तट की उछलती लहरें देखकर हमें अपनी लघुता का ज्ञान होता है। तो यहाँ से यही पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए शैक्षिक भ्रमण का महत्व कौन से जो है बिंदु में नहीं है। तब आपसे पूछा जाएगा दृष्टिकोण विस्तृत होता है, व्यापार और वाणिज्य की उन्नति होती है, प्रकृति की गोद में भ्रमण से हम जो है प्रकृति से संबंधित सीखते हैं, या उपर्युक्त सभी दिया जाएगा। तब आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। व्यापार और वाणिज्य की उन्नति भी होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें जो विशेषताएं इसमें दी हैं वो सीखने को मिलती है, विस्तृत सीखने को मिलता है इस तरह से पढ़ने में। संपर्क से नए व्यापारों का सूत्रपात हो, इस तरह भ्रमण द्वारा व्यापार को बढ़ावा मिलता है। प्रकृति की गोद में भी हमने देख लिया, ज्ञान में वृद्धि होती है। भ्रमण हमारे किताबी ज्ञान में वृद्धि करता है। भ्रमण के सारे इतिहास हमें वास्तविक जो है दिखता है, तथा समूचा भूगोल साकार उठता है। इससे अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की परीक्षा हो जाती है और नई चुनौतियां उभर कर आती। समाजशास्त्र की नींव मजबूत हो जाती है। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के भ्रमण में से पुस्तकों में पड़ी धुंधली छवि प्रकाशित होकर साकार हो जाती है। संसार के व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती। भ्रमण संसार के व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। प्रसिद्ध कवि पोप ने ठीक ही कहा है कि मानवता का सही अध्ययन मनुष्यों के अध्ययन से ही हो सकता है। भ्रमण के दौरान तरह तरह के व्यक्तियों से हमारा संपर्क होता है। हमें भ्रमण से संसार के व्यक्तियों और घटनाओं का इतना व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो किसी भी पुस्तक से हमें नहीं मिल सकता। भारत के पर्यटन देख लेते हैं। यह दुनिया एक किताब जैसी है और जो लोग जीवन में यात्रा नहीं करते वे इसका सिर्फ एक पन्ना पढ़ पाते हैं। संत ऑगस्टीन का यह कथन वाकई भ्रमण की आत्मा को दर्शाता है और एक गतिशील देश के रूप में भारत की दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करता है। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक इमारतें, विरासत स्थल, ढेर सारी विविधता, देश का रंग बिरंगा स्वरूप, सतरंगी संस्कृति, खान पान और धार्मिक स्थलों में पर्यटन की असीम संभावना छुपी हुई है। ठीक है, आपसे
आपको याद कर रखना है कि जो है यह दुनिया एक किताब जैसी है और जो लोग जीवन में यात्रा नहीं करते वे इसका सिर्फ एक पन्ना पढ़ते हैं। किसने कहा है? तो संत अगस्टीन ने कहा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, तो हाल के दशक में यहाँ तक कि शिक्षा और चिकित्सा, पर्यटन, एडवेंचर, ग्रामीण और इको टूरिज्म ने भी भारतीय पर्यटन उद्योग में नए आयाम जोड़े हैं। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि घरेलू पर्यटन में भी कई गुना इजाफा हुआ है। हाल में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि पिछले दशक में भारत में पर्यटन क्षेत्र ने अद्भुत विकास किया और सकल घरेलू उत्पाद में 6.6% का जो है योगदान दिया है। आपको याद रख लेना है कि पर्यटन ने जो है पिछले दशक में कितने प्रतिशत जो है घरेलू उत्पाद में योगदान दिया है, तब आपका उत्तर होगा 6.6। ठीक है। भारत शायद दुनिया का एकमात्र देश है जो अलग अलग तरह की पर्यटन की संभावना को प्रस्तुत करता है। इसमें पहाड़ी, जंगल, इतिहास, एडवेंचर, चिकित्सा, पर्यटन, इसमें आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा के अन्य रूप भी शामिल हैं। आध्यात्मिक पर्यटन, समुद्र तटीय पर्यटन, पूरब के देशों में भारत के पास सबसे लंबा समुद्र तट है, आदि आदि। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो पर्यटन स्थल है वो किसी भी अन्य देश के पर्यटन स्थल से ज्यादा विविध है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक खास संस्कृति है, उत्सव है, वेशभूषा है और ऐतिहासिक धरोहर है। भारत का बुनियादी ढांचा और पर्यटन का बुनियादी ढांचा परिवहन, सामाजिक और पर्यावरण बुनियादी ढांचे का आपूर्ति करता है जो क्षेत्रीय स्तर पर एकाकार हो। और भी देख लेते हैं आगे। तो यहाँ से दोस्तों आपके विस्तृत रूप से जब हम पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो क्लियर होते जाएंगे और किसी पर्यटन स्थल को एक ठोस रूप देती है उसमें शामिल है। परिवहन ढांचा जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को पर्यटन स्थल तक पहुंचाते हैं और जिसमें एयरपोर्ट, प्रमुख सड़कें और रेल परिवहन शामिल हैं। सामाजिक बुनियादी ढांचा, इसमें होटल या विश्राम गृह में कमरों की संख्या, अन्य ढांचे शामिल हैं जो प्रदर्शनी, समारोह और अन्य सेवाएं जो पर्यटकों को लुभा सकती हैं। इसमें होटल, सभागार, स्टेडियम, गैलरी और अन्य पर्यटक दर्शनीय स्थल शामिल है। पर्यावरण बुनियादी ढांचा जिसमें नेशनल पार्क, समुद्री पार्क, अभ्यारण्य, यात्रियों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। समन्वयकारी ढांचा जिसमें क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पर्यटक संस्थाओं का एकत्रित जाल शामिल है जो इन पर्यटक स्थलों केंद्रों को सही तरीके से दुनिया भर में प्रचारित करने का काम करते हैं। पर्यटन बुनियादी ढांचे और उसके उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला को आकृति 1 में दर्शाया गया है। यह पर्यटन ढांचा प्राथमिक रूप से निजी पूंजी द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें निजी क्षेत्र सकल पर्यटन निवेश का 78% निवेश करता है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और रहने ठहरने की व्यवस्था निजी बुनियादी ढांचा है। रेल, सड़क और बंदरगाह आमतौर पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा होते हैं। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि निजी बुनियादी ढांचा कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और रहने ठहरने की जो व्यवस्था है ये निजी बुनियादी ढांचा। रेल, सड़क और बंदरगाह आमतौर पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा कहलाती है। भ्रमण यात्रा के विभिन्न साधन देख लेते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग इसी तरह होता है। जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। तब आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन की परिवहन के मुख्य साधन कितने हैं, तब आपका उत्तर होगा 4, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा परिवहन का साधन नहीं है, तब आपके 4 विकल्प दिए जाएंगे या एक अन्य दे दिया जाए। तो आपको याद होने चाहिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ये परिवहन के मुख्य 4 साधन माने जाते हैं, ठीक है। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, ठीक है। हाँ, और भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग,
कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें याद रख लेनी है सड़कों, मार्गों, रेल मार्गों के बारे में। रेल मार्ग देख लेते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन की तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों से ने व्यापक रूप से जल वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला। उन्नत प्रौद्योगिकी की कुशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल बनाना संभव हो गया, रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। आपसे पूछा जाएगा कि एशिया में सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो किस देश का है, तब आपका उत्तर होगा भारत का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जलमार्ग प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते थे, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता था। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। और भी देख लेते हैं। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक दूसरे से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ठीक है, तो आपसे पूछे जाएंगे कि जो मुंबई पत्तन है ये कहाँ पर है, तो आपका होगा भारत में, है ना। और आपसे पूछा जाएगा कि सिडनी कहाँ पर है, तब आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, वायुमार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ये कब विकसित हुआ? 20वीं सदी में विकसित हुआ। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं द्रूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा हैं। ठीक है, तो ये हवाई मार्ग के बारे में देख लिया। अब दोस्तों हम कुछ देख लेते हैं जो भारत के प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनको देख लेते, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अंडमान निकोबार में है। विशाखापट्टनम हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जे भी असम में है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा बिहार, गया हवाई अड्डा बिहार, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ में है। दीव हवाई अड्डा दमन दीव में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है ना। और दावोलिम हवाई अड्डा ये गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में है। श्रीनगर हवाई अड्डा ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू हवाई अड्डा जम्मू कश्मीर में है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? झारखंड में। मंगलोर हवाई अड्डा कर्नाटक। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी केरल में है ना। अगाती एयरोड्रोम ये लक्षद्वीप में है। राजा भोज हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में है। देवी अहिल्याबाई भी मध्य प्रदेश में है। छत्रपति शिवाजी ये महाराष्ट्र में है। पुणे हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। न्यू पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिरडी हवाई अड्डा और डॉक्टर बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तुलिहल हवाई अड्डा शिलांग ये मेघालय। तो ये हवाई अड्डा जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। और जो है मिजोरम लैंगपुई हवाई अड्डा ये मिजोरम में है। दीमापुर हवाई अड्डा ये नागालैंड। पटनायक हवाई अड्डा उड़ीसा। पुदुचेरी में है। श्री गुरु रामदास जी पंजाब में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम में है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में है। और राजीव गांधी ये तमिलनाडु में, तेलंगाना में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगरतला ये त्रिपुरा में है। जाली ग्रांट हवाई अड्डा उत्तराखंड। और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर। ये सारे के सारे जो हैं आपको हवाई अड्डा याद होने चाहिए। वाराणसी उत्तर प्रदेश, अमोसी उत्तर प्रदेश,
है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा इस पश्चिम बंगाल में है, और बागडोगरा ये भी पश्चिम बंगाल। तो ये एयरपोर्ट हैं, आपको याद होनी चाहिए, पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यटन। वर्तमान समय में पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यटन आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के प्राचीन काल की शैक्षिक एवं धार्मिक पर्यटन से वर्तमान के पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास कई कालखंडों में हुआ। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान भारत में लगभग हर काल में पर्यटकों की सुविधा का ख्याल रखा गया है। अशोक सम्राट ने भी पथिकों के आश्रय की व्यवस्था की थी। बाद में समुद्रगुप्त के काल और उसके बाद शेरशाह के काल में भी इन यात्रियों का ध्यान रखा गया था। आधुनिक काल में पर्यटन को लेकर पहला वास्तविक प्रयास 1945 ईस्वी में हुआ, जब तत्कालीन शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में पर्यटन विकास के लिए समाज समिति बनाई गई थी। अब आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम पर्यटन विकास के लिए जो समाज समिति बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? तो ये 1945 में सर्जेंट की अध्यक्षता में बनाई गई थी, है ना। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में पहला कदम 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय उठाया गया। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि पर्यटन के क्षेत्र में जो है जो कदम उठाया गया स्वतंत्रता के बाद, वो कब उठाया गया, कौन सी योजना के अंतर्गत उठाया गया? तब आपका उत्तर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 ईस्वी के दौरान जो है पर्यटन के विकास में योगदान या कदम उठाया गया। एकाकी योजना के रूप में एक इकाई सुविधाओं के विकास की बात की गई। छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पर्यटन के क्षेत्र में एक नए युग का प्रारंभ किया, जब पर्यटन को सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता एवं आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया, है ना। तो आप सभी को इतनी चीजें याद रखनी है कि दूसरी पंचवर्षीय में भारत में जो है सर्वप्रथम पर्यटन के क्षेत्र में पहला कदम उठाया गया। आधुनिक भारत में पर्यटन का वास्तविक विकास 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। आपसे पूछा जाएगा आधुनिक भारत में पर्यटन का जो वास्तविक विकास हुआ वो कौन से दशक में हुआ? तब आपका उत्तर होगा 1980 के दशक में। ठीक है, उसके बाद की सरकारों ने पर्यटन विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। पर्यटन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर्यावरण। पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन का लगातार विकास हुआ और आधुनिक युग में मानव क्रियाकलापों में पर्यटन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन उद्योग बहुत तीव्रता से विकसित हो रहा है और एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पर्यटन में इतनी शक्ति है कि यह देशों के भविष्य को परिवर्तित कर सकता है। आधुनिक पर्यटन काफी हद तक पर्यावरण आधारित है। हम कह सकते हैं कि पर्यटन में दो अनन्य क्रियाशील घटक सम्मिलित हैं, पर्यटक और पर्यावरण। पर्यटन एक ऐसा शब्द है जो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर लोक जन यात्रा और देश विदेश के विभिन्न भागों के भ्रमण से जुड़े सभी प्रक्रमों एवं संबंधों को निरूपित करता है। पर्यटन का उद्देश्य कितना भी सौम्य क्यों ना हो, फिर भी स्थानीय पर्यावरण उसका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। पर्यटक यदि कहीं भी जाकर भू दृश्यों एवं वन्य जीवों का अवलोकन का आनंद लेते हैं तो जो है, अब हम दोस्तों इसके देख रहे हैं पर्यटन गतिविधियों का प्रभाव, है ना। तो इसका देखते हैं, जल, कूड़े कचरे और मलच की निकासी, झीलों, नदियों और समुद्री तटों में पर्यटन पोत या नौकाओं से तेल की निकासी आदि। तो ये पर्यटन के प्रभाव हैं। विभिन्न प्रकार के जो है स्वास्थ्य के लिए संकट, समुद्री पौधों, जीव जंतुओं का विनाश होता है अगर मतलब इसमें कूड़ा कचरा डाल दिया जाए, या जो पर्यटन आते हैं वो कूड़ा कचरा डाल देते हैं, तो इससे भी क्या है कि जो है एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो पर्यटन गतिविधियों का ये प्रभाव है मानव के ऊपर, बस्तियां, स्मारक, इन सभी के ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ता है पर्यावरण में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देख लेनी है अच्छी से। और तो सामान्यतः वहाँ जाकर रुकते भी हैं। पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, परिवहन, सुगमता, संपूर्ण आपूर्ति संबंधित अवसंरचना की उचित व्यवस्था आवश्यक है। पर्यटकों के व्यवहार सहित प्रक्रियाएं पर्यावरण पर किसी न किसी प्रकार का दबाव डालती हैं। पर्यटन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान देखो, है ना। आपसे पूछा जाएगा निम्न से बताइए पर्यटन से पर्यावरण को होने वाला नुकसान नहीं है या फिर है। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, बिल्कुल होता है। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है, जल स्रोत, है ना, स्थानीय संसाधन, भूमि आकर्षण। तो यहाँ पर पर्यटन का विकास प्राकृतिक संसाधन के ऊपर दबाव डालता है। उन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग दर को बढ़ा देता है जहां इन संसाधनों की कमी है। जल स्रोत, पेयजल एवं बेहद महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सामान्य तौर पर पर्यटन व्यवसाय पेयजल का जो है आवश्यकता से अधिक उपभोग करता है, जिसके कारण पानी की कमी हो जा सकती है और पानी की गुणवत्ताओं में भी कमी आती है। साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल निर्गत होता है। स्थानीय संसाधन,
पर्यटन स्थानीय संसाधनों जैसे भोजन, ऊर्जा एवं अन्य अनिर्मित सामग्रियों पर भी बहुत दबाव डालता है, विशेषकर उन संसाधनों पर जिनकी पूर्ति में पहले से ही कमी होती है। पर्यटन एक प्रकार के मौसमी उद्योग हैं, अतः पर्यटन के समय पर्यटन केंद्रों में सामान्यतः 10 गुने से भी ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। इस स्थिति में वहां की प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाला दबाव भी बढ़ जाता है। भूमि आकर्षण, पर्यटन उद्योग का सीधा प्रभाव भूमि संसाधनों पर भी पड़ता है। महत्वपूर्ण भूमि संसाधन जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन, जंगल, आर्द्र भूमि एवं वन्य जीव सभी से जो है इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो पर्यटन से इतनी चीजें हैं जो प्रभावित होती हैं। प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी इससे होता है ना, क्योंकि पर्यटक जो होते हैं कई प्रकार के प्रदूषणों से भी बढ़ता है। उदाहरण वायु, ध्वनि, अपशिष्ट, तेल एवं रसायन, है ना। वायु प्रदूषण भी होता है, ठोस अपशिष्ट एवं कचरा भी जब होता है, जब पर्यटन आएंगे तो कचरा भी फेंकेंगे, कचरा भी होगा, तो सभी प्रकार के कचरा होते हैं। और मल जल की समस्या, ये सारी की सारी जो है पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव एवं उसका विनाश, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पर्यटन से भी क्या है नुकसान होते हैं प्राकृतिक संसाधनों को। तो ये कहीं लाभ है ना, तो कहीं जो सकल घरेलू उत्पाद में इसमें वृद्धि होती है तो वहीं नुकसान भी है प्राकृतिक संसाधनों में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसके कुछ अभ्यास हैं, उनको कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आपको उत्तर बताना है। प्राचीन काल में यातायात के साधन थे, तो आपको बताना है बैलगाड़ी, नाव, घोड़ा, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन काल में यातायात के साधन माने जाते हैं जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं, कच्चा माल, मनुष्य आदि का आवागमन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, आपको बताना है। दो विकल्प प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर फटाक से कमेंट में भी लिखता जाना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना है कि हमने पहले विस्तृत पढ़ा और अब अभ्यास, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो मैंने पहले विस्तृत पढ़ाया फिर अभ्यास भी आपको कराया है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा यातायात के साधन कहते हैं उन्हें। ठीक है, जीटी रोड का निर्माण करवाया था किसने, ग्रांड ट्रंक रोड आपने पढ़ा होगा, किसने करवाया था, तो तीसरे का जो उत्तर हो जाएगा वो करवाया था शेरशाह सूरी, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और शेरशाह सूरी का जो मकबरा बना है वो सासाराम बिहार में बना है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है तो किससे है, सड़क निर्माण से, आवास से, रेल निर्माण से या जल योजना से, तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो संबंध है वो सड़क निर्माण से है, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक सड़कों की लंबाई है कहां पर है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात में, जल्दी से कमेंट में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई महाराष्ट्र, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। ठीक है, भारत में प्रथम सड़क किसने बनवाई थी, जल्दी से बताना है। जब हम यातायात पढ़ते हैं या भ्रमण पढ़ते हैं तब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक जो 6 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है, ग्रांड ट्रंक जो रोड है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और जो शेरशाह सूरी है ये मुगल बादशाह बाबर की सेना में था, शेरशाह सूरी। ठीक है, इसने बाद में सत्ता को हत्या लिया और जो हुमायूं था उसे हराकर जो है सत्ता प्राप्त इसने की थी शेरशाह सूरी ने। तो ये चीजें आपको याद रख लेना है। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम जो है रोड बनवाई थी, सड़क बनवाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना। भारत में रेल मार्ग का निर्माण हुआ तो कब हुआ, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हमें बताना है। तो उत्तर होगा 1864, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। ए 7 का जो उत्तर होगा वो बी होगा 1864 में। और भारत में वर्तमान में रेल मंडल है तो कहां पर है, 8 का उत्तर हमें बताना है। रेल मंडल कितने हैं, वर्तमान में जो रेल मंडल हैं वो 16, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई, देश में हमें बताना है। तो 9 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 का इंग्लैंड में चलाई गई सबसे पहले। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है तो कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हमें बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर हो जाएगा शिकागो में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है विश्व का। संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, 11 का उत्तर हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। तो इसका उत्तर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व में सड़क मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। तो 12 का जो उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। विश्व में सड़क मार्गों की सर्वाधिक लंबाई है अमेरिका में। और भी देख लेते हैं, और है रेल मार्गों का जो सबसे बड़ा जाल है वो कहां पर है, जल्दी से हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना है। तो उत्तर प्रदेश में, कहां पर है, उत्तर प्रदेश, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। किस राज्य, केंद्र शासित राज्य में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है,
निम्न में से बताना है, 14 का उत्तर लिखना है। तो 14 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, हाँ। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है, तो 15 का उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है 4 महानगरों को। विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। भारतीय रेल से प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत माल की ढुलाई हो जाती है, की जाती है, तो 16 का उत्तर बताना है, कितने प्रतिशत माल की ढुलाई होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 80%, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जल्दी से हमें कमेंट में बताना है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। 17 का उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता मतलब ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ए। यातायात के साधनों में सबसे पहले किस यातायात मार्ग का निर्माण हुआ, तो जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए मतलब सड़क मार्ग का हुआ। ठीक है, गंगा नदी पर बना राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, 19 का उत्तर हमें बताना है। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का बताना है, तो 19 का जो सभी लोगों ने बताया है वो क्या बताया है, ए मतलब यातायात के साधनों में सबसे पहले किस यातायात मार्ग का निर्माण हुआ, तो 18 का उत्तर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सड़क मार्ग का। और 19 का गंगा नदी पर बना राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो कौन सा है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग। ठीक है, विकल्प नंबर ए भी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे। आंतरिक जलमार्ग किस यातायात का हिस्सा है, 20 का उत्तर हमें बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ए मतलब जल यातायात। आंतरिक जलमार्ग किस यातायात का हिस्सा है, तो जल यातायात के। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, 21 का उत्तर हमें बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का बताओ, सभी लोग बताएंगे, तो मुंबई जो बंदरगाह है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। दमदम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, दमदम, 20 का उत्तर बताओ सभी लोग, तो दमदम जो है वो कोलकाता, कहाँ पर है, कोलकाता। ठीक है, छोटी लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आपको बताना है। तो छोटी लाइन की पटरियों की जो बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर होती है, ए नंबर इसका सही होगा। भारत में वायु परिवहन का आरंभ हुआ तो कब हुआ, प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हमें बताना है, तो उत्तर होगा सी, 1911 में हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके यातायात से संबंधित, भ्रमण से संबंधित, वो आज मैंने यहाँ पर विस्तृत रूप से और कुछ प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास किया। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लेलिस्ट में जाके देखें। इससे पहले हमने पढ़ा था हमारा परिवार, पशु और पेड़ पौधे और आवास, बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं, तो वो जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और जो लाइव क्लास होती है चैनल पर उनसे अवश्य जुड़ें। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।